हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 से इसका अध्याय 9वां। यहां पर हम खुशहाल गांव और समृद्ध शहरों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग और इससे बने औजारों और हथियारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। पहला है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। सेकंड, हड़प्पा कालीन कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। देखिए, ये स्पष्ट बात है कि हमारे यहाँ जो पुरातत्व खुदाइयाँ हुई हैं, उत्खनन हुए हैं, उनमें ये पाया गया है कि करीब 3000 साल पहले से हमारे यहाँ लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन आपका यहाँ पर असत्य है। अगर आपको याद होगा तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि कांसा प्रयोग होता था, ना कि वहाँ पर लोहा। वहाँ पर जितने भी औजार हथियार जो मिले हैं कांसे के मिले थे, तो वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, ना कि लौह युगीन सभ्यता। तो ये हड़प्पा तो हो ही नहीं सकता है। आपको इसके अलावा एक चीज़ और याद होगी कि जो आपने महापाषाण कब्रें पढ़ी थी, महापाषाण कब्रों में आपने देखा था कि वहाँ से तमाम तरह की लोहे के औजार बरामद हुए हैं। जैसे इनाम गांव से एक महापाषाण कब्र निकली थी। साउथ इंडिया में कई कब्रें हैं महापाषाण, इसके अलावा कश्मीर में भी है, पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ महापाषाण कब्रें बनाई गई हैं। तो उन कब्रों से हमें प्रचुर मात्रा में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तो उनके आधार पर हम यहाँ पर ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इस समय तक आते आते, यानी महापाषाण युग तक आते आते लोग प्रचुर मात्रा में, लोग अच्छी खासी मात्रा में लोहे के औजारों का इस्तेमाल करने लगे थे। तो यहाँ पे हड़प्पा नहीं होगा। तो यहाँ सेकंड वाला कथन असत्य है। तो देखिए, इनमें जो है जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हल के फाल वगैरह, ये सब इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर पहले का आंसर होगा आपका केवल एक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा उन उपायों में सम्मिलित है। यहाँ पर बताना है कौन सा कथन आपका सही है। देखिए, ये वाला प्रश्न आपका जो मूलतः है, ये आपके जो पिछला अध्याय था, 6वां अध्याय था, वहाँ पर आप जो पढ़ चुके हैं उससे संबद्ध है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि अब यहाँ पर पहले हल के फाल जो होते थे वो लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर बताए गए हैं कि हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग, धान की रोपाई, सिंचाई के उपाय। तो देखिए, 2500 वर्ष पूर्व जब महानगरों, जो जनपदों का विकास हुआ है, जनपद से फिर महाजनपद बने हैं, और जैसे जैसे सभ्यता और ज़्यादा आधुनिक होती जा रही गई है, तो वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि हल्के फाल भी अब यहाँ पर लोहे के बनने लगे हैं, क्योंकि लोहे का ज्ञान हो गया था। उसके अलावा धान की रोपाई, जो पहले धान जो होता था उसको बीज छिड़क कर ये लोग धान बोते थे, तो उसमें बहुत सारा धान मारा भी जाता था। लेकिन अब जब धान के पौधे की रोपाई करने लगे हैं तो फसल भी अच्छी खासी होने लगी है। साथ ही साथ सिंचाई के उपाय भी अपनाए हैं, यानी इन्होंने सिंचाई के उपाय के तौर पर तमाम यहाँ पे नहरें, कुएं, तालाब या कृत्रिम जलाशय भी बनाए हैं। ये भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दूसरे के सभी कथन सही हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर डी, यानी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3 है, तीसरा प्रश्न है अब आपका, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्सों के अधिकांश गाँव में रहने वाले लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कथन इनके बारे में असत्य है, यानी कि यहाँ पर कौन सा कथन इनके बारे में असत्य है, ये यहाँ पर बताना है। पहला है, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्सों के अधिकांश गांवों में, यानी लगभग 2300 साल पहले कम से कम 3 तरह के लोग यहाँ पर रहते थे। पहला है, तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को उड़वार और साधारण हलवाओं को बेलल्ला कहा जाता था। थर्ड है आपका, वहीं भूमिहीन मजदूर, जिनमें दास भी शामिल थे, कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। देखिए, अगर बात करें हम आपके दक्षिण भारत की, तो हमें दक्षिण भारत के अधिकांश गांवों में जो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था है उसका जो संकलन है, हम कह सकते हैं सामाजिक व्यवस्था की जो जानकारी है, जो तमिल ग्रंथ हैं, संगम हम बोलते हैं, जिन्हें बोलते हैं तमिल जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से हमें ये जानकारी मिलती है। तमिल साहित्य से हमें ये जानकारी मिलती है कि वहाँ पर जो ग्रामीण समाज था वो किस प्रकार का समाज था। तो यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप के जो दक्षिणी हिस्से हैं उनमें अधिकांश यहाँ पर गाँव में हमें 3 तरह के लोग यहाँ पर दिखने को मिलते हैं। तो पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बताया गया कि तमिल क्षेत्र के भूस्वामियों को उड़वार, देखिए तमिल क्षेत्र के जो भूस्वामी होते थे उनको वेलल्ला कहा जाता था, ना कि उड़वार। वहीं जो साधारण हलवाई होते थे, साधारण हलवाई का मतलब क्या है, केवल खेतों को जोतने वाले लोग हैं, उनको उड़वार कहा जाता था। साधारण हलवाओं को यहाँ पर उड़वार कहा जाता था। तो यहाँ पे सेकंड वाला कथन असत्य है, क्योंकि ये रिवर्स लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। तीसरा है, वहीं भूमिहीन मजदूर, जिनमें दास भी शामिल हैं, कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। यानी भूमिहीन मजदूर यहाँ पर कडेसियार कहलाता था, और इसी में दास भी आ जाते हैं, तो दास को यहाँ पर अधिमई कहते थे। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
यहाँ पर आपका दूसरा कथन यहाँ पर असत्य है, तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर है आपका बी, केवल सेकंड वाला कथन आपका असत्य है। चौथा प्रश्न है आपका, लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांव के प्रधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा कथन आपका जो है वो सही है, यानी कि यहाँ पर कौन सा कथन आपका जो है वो सही है, ये आपको बताना है। पहला है, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, यह गांव के लोगों द्वारा चुना जाता था। सेकंड, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। थर्ड है आपका, प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे, ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। तो अगर हम बात करें, अभी तो आपने दक्षिण भारत के जो गांव की व्यवस्था थी उनके बारे में देख लिया, अब उत्तर भारत के गांव में किस तरह की व्यवस्था थी वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो गांव का प्रधान होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था, यानी यहाँ तक स्टेटमेंट सही है। ग्राम भोजक का जो चुनाव नहीं होता था, बल्कि ग्राम भोजक जो होता था वंशानुगत होता था, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 बीघे जमीन है, या हम कह सकते हैं 100 हेक्टेयर से ऊपर जमीन है, या फिर गांव में सबसे बड़ी जोत का मालिक वो है, तो वो लगातार उसकी परंपरा चली आ रही है कि उसके घर से ही कोई ना कोई ग्राम भोजक बनता रहेगा। तो यहाँ पर पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ गांव के लोगों द्वारा चुना जाता था। नहीं, गांव के लोगों द्वारा चुना ही नहीं जाता था, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह एक पद जो था वो आनुवांशिक था, ना कि जो है चुनाव निर्वाचित होने वाला। तो यहाँ पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा, हालांकि आधा कथन ये सही है। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यानी ग्राम भोजक अक्सर उसे ही माना जाता था जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीन होती थी, सबसे ज़्यादा जमीन का स्वामी होता था। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, साधारणतः यहाँ पर अगर देखें, साधारणतः हम अगर देखते हैं तो इनकी ज़मीनों को जो है दूसरे लोग जोतते थे, जिनमें दास और मजदूर भी इनकी ज़मीनों पे काम करते थे, तो हमें ये देखने को मिलता है। चूँकि ये इतने ज़्यादा प्रभावशाली थे गांव में, उनकी भाई आप समझ सकते हैं अच्छी खासी उनके पास ज़मीन भी है, उनके यहाँ कई सारे नौकर चाकर हैं, तो राजा भी क्या करते थे, टैक्स वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। तो ये लोग टैक्स भी वसूलते थे। कभी कभी क्या होता था, गांव में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, छोटी मोटी जो है विवाद हो जाते हैं, तो उनमें न्यायाधीश के तौर पर, यानी कि जो कहते हैं पंचायत बैठती है, तो पंच के तौर पर भी यहाँ पर ये काम करते थे, और कभी कभी दंडित करने का काम भी करते थे, यानी पुलिस का काम भी ये करते थे। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो आंसर है आपका सी, केवल 2 और 3। पांचवा प्रश्न है अब आपका, उत्तर भारत के गांव में ग्राम भोजकों के अलावा भी कुछ अन्य स्वतंत्र कृषक व भूमिहीन किसान होते थे। इन लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, ग्राम भोजकों के अलावा ज़्यादातर छोटे स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें भूपति कहते थे। सेकंड, गांव में कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, इनमें दास और कर्मकार आते थे। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो आपके जो ग्राम भोजक तो हो गए, क्योंकि गांव के जो बड़ा किसान है गांव में, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, वो तो गांव का प्रधान बन गया, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे स्वतंत्र किसान भी कुछ होते थे, तो उन्हें भूपति नहीं कहते थे, बल्कि उन्हें जो है गृहपति कहा जाता था, यानी उन्हें जो है यहाँ पर हम गृहपति कहते थे। तो यहाँ पर आपका जो है पहला वाला कथन जो है ये असत्य हो जाएगा। देखिए, गांव में इसके अलावा कुछ आपके ऐसे लोग भी होते थे जिनके पास जमीन नहीं होती थी, तो इनमें आपके दास आते थे, कुछ कर्मकार आते थे। कर्मकार का मतलब होता है ऐसे किसान जो दूसरे की जमीन बटाई पर लेकर उसको करते हैं, उसको कर्मकार कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो 5 में का पहला वाला कथन असत्य है, तो आंसर है यहाँ पर ए। छठवां प्रश्न है आपका, प्राचीनतम तमिल रचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है, यानी कि 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कोई एक इसमें गलत है, आपको गलत का यहाँ पे चयन करना है। पहला है, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। सेकंड, इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के राय दरबारों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। अगला है यहाँ पर, गाँव में रहने वाले लोगों के तमिल नामों का उल्लेख संगम साहित्य में किया गया है। देखिए, अगर हम बात करें इन लोगों की, यानी कि जो आपका जो प्राचीनतम तमिल रचनाएं या प्राचीनतम तमिल साहित्य, इसकी बात अगर हम करें तो तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं इनको हम संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। कई बार इसका उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि संगम साहित्य की भाषा क्या है, तो संगम साहित्य की जो भाषा है वो तमिल है, तमिल में इनकी रचना की गई है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन तो सही है। इनकी रचना लगभग आज से 2300 साल पहले हुई थी। सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है।
अगला बताया गया है कि इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के राय दरबारों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। नहीं, मदुरै के राय दरबारों में इनका संकलन नहीं किया जाता था, बल्कि मदुरै के भीतर जो कवियों के सम्मेलन होते थे, जैसे आपके भारत में भी कवि सम्मेलन वगैरह होते हैं, तो मदुरै में जो कवि सम्मेलन होते थे तो कवि सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था, न कि राय दरबारों में। तो यहाँ तीसरा वाला कथन असत्य हो जाएगा। चौथा है आपका, गांव में रहने वाले, यानी कि जो गांव में रहने वाले लोगों के तमिल नामों का उल्लेख, जैसे आपने अभी बेलल्ला देखा, हलवाओं को उड़वार के रूप में जाना जाता है, कडेसियार या अदमई जो नाम आपने देखे, वो सारे नाम आपके इन संगम साहित्य में वर्णित किए गए, संगम साहित्य में उल्लिखित हैं। तो यहाँ पर असत्य कथन आपका जो है वो सी वाला है, तो आंसर होगा छठवें का सी। सातवां प्रश्न है आपका, दिल्ली में प्राचीन नगरों की खुदाई में मिले वलय कूप का उपयोग किस लिए किया जाता था? यानी दिल्ली में कुछ आपके प्राचीन नगरों की खुदाई हुई है, उत्खनन हुए हैं, तो वहाँ पर वलयाकार कूप मिले हैं, यानी वलयाकार इस तरह के जो कूप हैं वो वहाँ पर खुदाई में मिले हैं। आपके चैप्टर में इमेज भी दिया हुआ है, मैं यहाँ पर इमेज लगाना भूल गया हूँ। तो ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते थे? नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, या फिर जल निकास के लिए। देखिए यहाँ पर ये वलय कूप जो होते थे वो आपके गुसल खाने, यानी कि जो आपका कह सकते हैं बाथरूम होता है, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे, और ये जो वलय कूप होते थे वास्तव में जल निकास का काम करते थे। तो यहां पर आंसर होगा आपका सातवें का डी। आठवां प्रश्न है अब आपका यहां पर, भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है यहां पर कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है, यानी कि यहां पर गलत कौन सा है, ये आपको यहां पर बताना है। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम है। यहां शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के तथा हाथी दांत का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहां से निर्यात किए जाते थे। देखिए अगर हम बात करें, जो आपका भरूच जो बंदरगाह है गुजरात के तट पर पड़ता है, यानी आपकी जो सकरी सी खाड़ी है उसमें ये पड़ता है आपका, तो भरूच का जो प्राचीन यूनानी नाम था वो बेरीगाजा था। तो यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अगले स्टेटमेंट में बताया गया है कि यहाँ शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के और हाथी दांत का आयात होता था। देखिए सोचने वाली बात यह है, क्योंकि भारत में अच्छा खासा जंगल प्रदेश भी था और यहाँ पे जंगलों में हमारे यहाँ अच्छे खासे हाथियों की आबादी भी बहुत ज़्यादा थी, तो हाथी दांत हमें मंगाने की जरूरत क्या पड़ती। तो यहाँ पर हाथी दांत का आयात नहीं होता था, बल्कि हाथी दांत हमारे यहाँ से निर्यात होता था। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वहीं हमारे यहाँ से जो निर्यात सामान होता था इस बंदरगाह के जरिए वो हिमालय की जड़ी बूटियाँ, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे, और इसमें हाथी दांत भी शामिल होता था। तो यहाँ पर सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका जो है गलत है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका आठवें का बी, केवल सेकंड वाला कथन आपका सही नहीं है। नवां प्रश्न है आपका, प्राचीन काल में विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग होने वाले आहत सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो तांबे के बने होते थे। विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो पुरातत्वविदों के यहाँ पर इस काल के तमाम सिक्के मिले हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये सिक्के करीब 500 साल तक प्रचलन में रहे हैं। ये सिक्के जो होते थे, आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे, ये तांबे के नहीं बने होते थे बल्कि चांदी और सोने के बनाए जाते थे। ध्यान देने वाली बात यह है, ये चांदी और जो सोना है इससे बनाए जाते थे, इनको आहत करके पंच करके ये बनाए जाते थे। तो यहाँ पर चांदी और सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर कर ये बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। तो पहला वाला कथन यहाँ पर असत्य हो जाएगा। सेकंड है, विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। देखिए संगम काल का जो साहित्य है वो हमें ये बताता है कि उस समय केवल सिक्के ही इस्तेमाल नहीं होते थे, बल्कि वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय का मतलब आप जानते होंगे, जैसे किसी के पास 1 किलोग्राम आटा है, उसके बदले में वो किसी से 1 लीटर दूध ले लेता है, तो ये वस्तु विनिमय हो गया। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन केवल सही है। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो केवल पहला वाला कथन असत्य है। तो आंसर होगा 9 का ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 10 है अब आपका, मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य मार्गों पर स्थित था। प्राचीन मथुरा नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, यानी कि यहाँ पर मथुरा के बारे में जो कथन कौन सा यहाँ पर सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। पहला है, मथुरा से एक मार्ग उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर
दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इनमें अनेक मंदिर थे। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। देखिए, अगर बात की जाए तो मथुरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर एक मार्ग जो था वो उत्तर पश्चिम से, यानी कि जो भी आपके ईरान, इराक या अफगानिस्तान साइड से जो लोग आते थे, तो उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जो जाने वाले लोग थे, एक तो इनके मार्ग पर ही पड़ रहा था। वहीं उत्तर से दक्षिण की ओर जो जाने वाले लोग थे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट था ये। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। सेकंड कथन है कि यहाँ पर जो शहर है, शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसके अंदर मंदिर थे। ये बिल्कुल बात सही है कि शहर के चारों ओर किलेबंदी की गई थी और इसमें अनेक मंदिर स्थित थे। आसपास के किसान और पशुपालक जो शहर में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पर भोजन उपलब्ध करवाते थे। तो यहाँ सेकंड कथन सही है। बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जब हमारे यहाँ कुषाणों का आक्रमण हुआ है या विदेशी हमारे यहाँ आए, कुषाण हमारे यहाँ आए हैं, तो यहाँ पर लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी है। तो यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है, यानी 2000 साल पहले जो है ये जो है मथुरा जो थी कुषाणों की राजधानी थी। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर होगा आपका डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है अब आपका, मथुरा के धार्मिक महत्व व यहाँ की मूर्ति निर्माण कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि यहाँ पर धार्मिक महत्व और यहाँ की जो मूर्ति निर्माण कला है इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। पहला है, मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। यहाँ सिर्फ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक संक्षिप्त अभिलेख मिले हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार मठों और मंदिरों को दान करते थे। देखिए, आपको पता होना चाहिए मथुरा जो है एक बेहतरीन मूर्ति निर्माण कला का केंद्र भी रहा है। यहाँ पे गांधार शैली की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, यानी बुद्ध की यहाँ पर सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बुद्ध की बनाई गई हैं। तो पहला वाला कथन सही है। अगला कथन है कि यहाँ सिर्फ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। देखिए, यहाँ पर ये बी वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ सिर्फ बौद्ध विहार और जैन मंदिर नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण की भक्ति का केंद्र भी है ये। तो इस हिसाब से यहाँ पर बी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल बौद्ध विहार और जैन मंदिर नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण की भक्ति का केंद्र भी है ये। मथुरा में जो प्रस्तर खंड हैं या मूर्तियाँ हैं, यानी जो भी प्रस्तर खंड शिलालेख टाइप मिले हैं या मूर्तियाँ हैं, इन पर अनेक संक्षिप्त अभिलेख मिले हैं और इन पर स्त्री पुरुषों के द्वारा जो दान दिया गया है मंदिरों को उनका उल्लेख भी इसमें मिला है। तो यहाँ सी वाला कथन सही है। जो लोग दान करने वाले होते थे उनके नाम बताए गए हैं। ये राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी या शिल्पकार ये मठों या मंदिरों को दान करते थे। डी वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका 11वें का केवल बी वाला स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर होगा यहाँ पर 11वें का बी। 12वां यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, यानी कि यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ये यहाँ पर आपको बताना है। पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी लाल चमकीले पात्र कहा जाता है और ये बर्तन बताया गया है उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भागों से ही प्राप्त हुए हैं। देखिए, पुरास्थल जो हमारे जो हैं जिनका उत्खनन हुआ है, तो पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन भी हैं, जिनमें यह बताया गया है कि उत्तरी लाल चमकीले पात्र नहीं, उत्तरी लाल चमकीले पात्र नहीं है, बल्कि उत्तरी काले चमकीले पात्र यहाँ पर इन्हें कहा जाता है। और ये बर्तन जो है उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर भागों से नहीं मिले हैं, बल्कि ये जो मिले हैं वो ज़्यादातर आपके उत्तरी भाग से मिले हैं, यानी ज़्यादातर आपके महाद्वीप के उत्तरी भाग से ये उपलब्ध हुए हैं, उत्तरी भाग में ये मिले हैं। तो यहाँ पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। बात करें हमारे यहाँ जो आपका कपड़े के संदर्भ में, कपड़ों के उत्पादन के संदर्भ में, तो उत्तर में आपका वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन का यहाँ पे प्रसिद्ध केंद्र था। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन सही है। प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ आज भी है, वाराणसी और दक्षिण में आपका मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र हैं। तो यहाँ पर आपका केवल सेकंड कथन सही है। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर है आपका केवल एक, यानी 12वें का पहला वाला कथन सही नहीं है। 13वां प्रश्न है आपका, प्राचीन नगरों में सीढ़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा कर रखते थे। धन के निवेश से मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। देखिए, आप बात करें यहाँ पर पहली स्टेटमेंट की, तो इस समय में यानी इस काल तक आते आते यहाँ पर अनेक शिल्पकार और व्यापारी ये अपने अपने संघ बनाने लगे थे। यानी ये मिलकर संघ नहीं बनाते थे, बल्कि शिल्पकारों के संघ अलग होते थे, व्यापारियों के संघ अलग होते थे, यानी सबके अलग अलग होते थे। तो यहाँ पहला वाला कथन
असत्य हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं शिल्पकारियों का संघ है, तो शिल्पकारी क्या करते थे, देखिए शिल्पकारियों का जो संघ है, तो शिल्पकारी अपने श्रेणियों में जो भी लोग एंटर करते थे उनको ट्रेंड करते थे, प्रशिक्षित करते थे, कच्चा माल उन्हें उपलब्ध करवाते थे और तैयार माल का उनके लिए वितरण करते थे। तो यहाँ पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा। वहीं व्यापारियों से अपेक्षा ये की जाती थी कि वो केवल व्यापार का संचालन करें। इन श्रेणियों में बैंकों के रूप में भी काम करती थी, ये यानी लोगों को पैसा भी देती थी, इनमें पैसा निवेश भी किया जाता था और निवेश किए हुए पैसे पर अगर कोई लाभ वगैरह मिलता था तो उसका हिस्सा जो जमा करने वाला व्यक्ति था उसको लौटा दिया जाता था, या फिर उसमें से कुछ पैसा जो होता था वो मंदिर या मठ के लिए जाता था। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, तो आंसर है आपका बी, केवल 2 और 3। 14वां प्रश्न है आपका, अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। अरिकामेडु के बारे में यहाँ पूछा गया है, कौन सा कथन आपका जो है ये असत्य है। पहला है, अरिकामेडु केरल में अवस्थित है। यह लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं, इनमें शराब या तेल जैसे तरल रखे जा सकते थे। यहाँ एरेंटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का है लेकिन वो यहीं बनाए जाते थे। देखिए बात करें अरिकामेडु की, तो अरिकामेडु आपका जो है पुदुचेरी में पड़ता है, ना कि केरल में। ये कहाँ पर स्थित है, जो पुदुचेरी है, तो पुदुचेरी में स्थित है ये। तो यहाँ पर आपका जो है पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा। बाद बाकी चीज़ें यहाँ पर सब सही लिखी हैं। ये 2200 से 1900 साल पहले एक पत्तन था, ईंटों से बना यहाँ ढांचा मिला है, शायद ये गोदाम होगा यहाँ पर आपको देखेंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्र से में मिलने वाले एफोरा जैसे पात्र मिले। एफोरा का जो इस्तेमाल होता है वो शराब या फिर लिक्विड वगैरह रखने के लिए किया जाता था, तो यहाँ पर भी कथन सही है। इसके अलावा एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। एरेटाइन वास्तव में एक इटली के शहर का नाम है और वहाँ पर ये पात्र बनाया जाता है, एरेटाइन पात्र इसके शहर के नाम पर। तो ये भी यहाँ सी वाला कथन सही है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन रोम का है लेकिन वो यहीं बनाए जाते थे। ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो यहाँ पर रोम का है लेकिन वो यहीं बनाए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के लिए उपयोग किए जाते होंगे। यहाँ पर आपका केवल और केवल 14वें का ए वाला कथन असत्य है, तो आंसर होगा यहाँ पर ए। 15वां है आपका कि प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था। यूनानी, संस्कृत, खरोष्टी, ब्राह्मी। देखिए यहाँ पर आपके अभिलेखित मिट्टी के बर्तन कई सारे मिले हैं और कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखे मिले हैं। तो प्रारंभ में आपके तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा गया है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 15वें का डी। 16वां प्रश्न है, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। जैन अनुयायियों द्वारा, विदेशी यात्रियों द्वारा, बौद्ध अनुयायियों द्वारा, मगध के राजाओं द्वारा। आप सभी जानते हैं कि जातक कथाओं का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है और ये बौद्ध अनुयायियों के द्वारा रची गई हैं। तो यहाँ पर 16वें का आंसर होगा आपका सी। 17वां प्रश्न है आपका, 17वां आपका जो अन्यत्र वाला जो पोर्शन होता है चैप्टर में उससे लिया हुआ प्रश्न है ये। यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक रोम नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, रोम का विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। सेकंड, रोम एक बड़े साम्राज्य की राजधानी था। इसके सबसे बड़े शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। यहाँ पर ऑगस्टस ने यहाँ पर बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए, यानी कि एम्पी थिएटर जिसे हम बोलते हैं। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। ऑगस्टस ने रोम में स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्री तथा पुरुष एक साथ नहा सकते थे। देखिए यहाँ पर जब हमारे गंगा के मैदान फलने फूलने लगे, गंगा के मैदानों का जब विकास हुआ है उसी समय रोम शहर का भी विकास हुआ है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। रोम एक प्राचीन एक बड़े साम्राज्य की राजधानी रहा है और ये साम्राज्य जो था यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य था। इसके अलावा यहाँ पर करीब बताया गया है सबसे बड़े शासकों में से एक ऑगस्टस हुए हैं जिन्होंने करीब 2000 साल पहले यहाँ पर शासन किया था। तो बी वाला कथन बिल्कुल सही है। ऑगस्टस ने ये कहा था कि रोम ईंटों का शहर था, इसे इन्होंने संगमरमर का बनवा दिया। तो ऑगस्टस ने यहाँ पे तमाम संरचनाओं का निर्माण भी किया है। ऑगस्टस ने यहाँ पर बड़े बड़े रंगमंडल जिन्हें एम्फी थिएटर कहते हैं, यानी कि जिनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ी नुमा जगह होती हैं और यहाँ पर आप देखते होंगे तमाम खेल वगैरह होते हैं, इन्हीं में एम्फी थिएटर में होते हैं, तो वो यहाँ पर बनवाए थे। ऑगस्टस ने रोम में स्नानागार भी बनवाए।
जहाँ स्त्री तथा पुरुष एक साथ नहा सकते थे। देखिए ये बात सही है कि ऑगस्टस ने रोम में स्नानागार बनवाए हैं, यानी स्विमिंग पूल बनवाए हैं, लेकिन यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों के नहाने का समय अलग अलग था। यानी कि यहाँ पर अलग अलग समय निर्धारित किया गया था, ये एक साथ नहीं नहाते थे। यानी कि यहाँ पर जो लोग थे यानी स्त्री पुरुष ये इन स्विमिंग पूल में एक साथ नहीं नहाते थे, बल्कि इनका समय विभाजित किया गया था, कब स्त्रियां नहाएंगी कब पुरुष नहाएंगे। तो यहाँ पर 17वें का जो गलत कथन है वो है डी वाला, तो आंसर होगा यहाँ पर डी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लगातार अपनी स्टडी करते रहें। जो भी आपके मन में डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो तो स्टडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके वो मुझे बताएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।